आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ, जियोलॉजी के साथ भी जुड़ा हुआ हूँ। ठीक है। और थोड़ा बहुत मैंने भी बीएससी अप्लाइड जियोलॉजी ऑनर्स किया है, तो शायद थोड़ा सा मैं भी जानता हूँ। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूं कि जब आप ये कह रहे हैं कि जियोलॉजिस्ट आज इतने सफल हो गए हैं, टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा हो गई है, तो क्या ये बेहतर नहीं है कि आप पूरे भारत देश में जहां जहां भी सोने के भंडार, जैसा अमिताभ जी ने शुरुआती उद्बोधन में कहा कि जो अनयूटिलाइज्ड पड़ा हुआ है, मैनेजमेंट की भाषा में कहते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ योर रिसोर्सेज अवेलेबल, हम उन रिसोर्सेज को क्यों नहीं यूज करते? क्यों लोग भूखे मर रहे हैं? क्यों इलाज नहीं हो पा रहा है? जियोलॉजिस्ट को आगे आना चाहिए की चिड़िया बन सकती है भारतवर्ष। जी, तो आप जैसे जो जियोलॉजिस्ट है, जो बाकी लोग सामने क्यों नहीं आ रहे? वो लोग सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? अगर हम ऐसी चीजों को सिरे से खारिज करें तो हमको विकल्प भी तो देना चाहिए। मैं कह रहा हूं जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अगर महंत जी की बात मानी और वहां पर ये चीज को उन्होंने लोकेट किया तो डेफिनेटली उसको जियोलॉजिस्ट वे में उसको एएसआई ने मानी है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बात मानी। एएसआई और जीएसआई दोनों अलग अलग चीजें हैं। जी हाँ, एएसआई और जीएसआई बिल्कुल अलग चीजें। तो ये जो फाइंडिंग्स हैं, ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की फाइंडिंग्स हैं सॉइल टेस्टिंग के बाद। अब सॉइल टेस्टिंग का मेथड उन्होंने क्या लिया, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है। तो उसमें जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को भी आगे आके और उसको पता करना चाहिए, लोकेट करना चाहिए। और जहां जहां भी बता रहे हैं, ये बता रहे हैं और उससे आगे चलेंगे तो इतना 1000 टन पड़ा हुआ है, तो उसको लोकेट करके भारत देश में लाना चाहिए। एक बात मैं जरूर कहूंगा, एक जब भी हम लोग ऐसे विषयों पर चर्चा करते हैं तो हमारी देह की भाषा और हमारे शब्दों का व्याकरण जो है उसमें थोड़ा व्यंग भी शामिल होता है। कि यहाँ इतने वहां उतने टन मिलने की बात बाबा कह रहे हैं या जो भी कह रहे हैं। मैं एक उदाहरण सामने रखता हूं, दक्षिण का पद्मनाभन मंदिर। आज कोई ऐसी स्थिति बने, कोई प्रलय जैसे स्थिति बने, एक काल्पनिक चित्र खींच रहा हूं, और मंदिर प्रकृति की गोद में समा जाए, तब क्या स्थिति बनेगी? वो सोना तो कभी तिरोहित होता नहीं, न गलता है, न जलता है, न जंग लगती है, न बाष्पीकृत होता है। वो तो अक्षुण्य है, इसीलिए सोना है। सोने का मूल्य क्यों? क्योंकि वो अक्षुण्य है, वो किसी भी धातु की तरह खराब नहीं हो सकता। यह उसकी मूल्यवत्ता है। वो जो हजारों टन सोना वहां जो भी है, जिसको बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देख के उसका वजन सब जमा हुआ है। कल को हमारे जैसी, हमारे बाद की 20 पीढ़ियां जब विद्वान इकट्ठे होंगे किसी चैनल पर, तो वो भी ऐसा ही व्यंग करेंगे कि वहां जाइए, वो बता रहे कि इतने 1000 टन, वहां बताइए इतने 1000 टन का सोना होता किसी के पास। लेकिन आज की हकीकत है ना पद्मनाभ मंदिर में, वो सोना कहां जाएगा? ये तमाम आक्रांता जब आए, हिंदुस्तान ने एक बार आक्रमण नहीं झेला ना। शक आए, हूण आए, फिर मुगल आए, फिर वो यहां में घुल मिल गए, फिर उसके बाद अंग्रेज आए, उनका आतंक हुआ, फिर अंग्रेजों के जाने का समय रहा, कत्लेआम का दौर रहा, भारतीय रियासतों के खत्म होने का दौर रहा। तो उस समय का जो भी संपत्तियां रही होंगी वो कहां गई? या तो अंग्रेज ले गए या वो धरती की गोद में समा गए। कुछ सोना खा थोड़ा ना लेगा, सोना कहां जाएगा? बहादुर शाह जफर अपने साथ तो नहीं ले जा सकता रंगून सोना ना। वो और उसकी बेगम तो टुकड़ू अलग अलग गए थे भाई, एक ही झोला लेके, वो क्या ले जाएंगे? और वो जो मुगलिया सल्तनत की पीढ़ियों के बाद उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्तियां थी, वो कहां चिरोहित हो गई होंगी? कहीं तो होंगी ना। एक हिस्सा, बड़ा हिस्सा अंग्रेज ले गए, चलिए मान लेते हैं, बाकी कहां है? कहीं तो होंगे ना। हजारों साल से संचित ग्वालियर घराने की संपदाएं विलुप्त हो गई होंगी। माना कि कुछ सिंधिया परिवार के पास होंगी, कुछ सरकार के कब्जे में आई होंगी, लेकिन कुछ तो कहीं होंगी ना। इसलिए ये मान लेना कि इस धरती के गर्भ में कुछ हो नहीं सकता, ये भी ठीक नहीं ना। ठीक बात है। एक वैज्ञानिक दृष्टि मुझे बताती है कि वो सोना, वो संपत्ति जो हिंदुस्तान की जमीन के दायरे में थी, वो जमीन के ही पास होगी। वो कहां होगी? मैं शोभन सरकार नहीं, मैं वैज्ञानिक नहीं जो उस पर प्रतिवाद करूं, लेकिन हिंदुस्तान के भीतर है, इतना तो समझ आता है। वो जल में है, वो स्थल में है, ये वैज्ञानिकों का काम हो सकता है, लेकिन वो संपत्तियां कहां जाएंगी? भट्ट साहब जी, जो तर्क अमिताभ अग्निहोत्री जी दे रहे हैं, ये तर्क तो सॉलिड लगते हैं। इन तर्कों को आप फिर से खारिज नहीं कर सकते ना।
नहीं, बिल्कुल सोना है। भारतवर्ष की भूमि में अंदर दबा हुआ बहुत सोना है, क्योंकि भारतवर्ष पहले की सोने की चिड़िया थी। आप जयगढ़ का, जयपुर में जयगढ़ देख लीजिए, कितना सोना था। वो यहाँ से गया ही ना। सोना तो भारतवर्ष में बहुत ज्यादा था। सारा चला गया, ये भी सत्य नहीं है। अतुल ह्वेनसांग जब यहाँ आया तो उसने मालूम है क्या लिखा? जी हाँ, पांडे जी, उसने लिखा कि वहां के हिंदुस्तान के सामान्य आदमी, मतलब हमारे आप जैसे सामान्य आदमी के यहाँ सोने के ढेर है, ढेर। सोना है ये नहीं लिखा, सोने के ढेर है। और उसने कहा उतना सोना जितना दुनिया में बाकी हिस्से उसकी कल्पना नहीं कर सकते, उतना सोना मैंने देखा आम भारतीय के घर। सब विलुप्त हो गया क्या? हवा खा गई कि आग जला दी? सोना विलुप्त नहीं होता, सोना खत्म नहीं होता। राजवंश खत्म हो जाते हैं, सभ्यताएं खत्म हो जाती है, लेकिन मिस्र के पिरामिड में दर्ज दफन सोना ही रहेगा 5000 वर्ष बाद भी। ये तो सोने की विशिष्टता है। वो सोना कहां गया? सारा शक हूर ले गए, नहीं मानता। सारा मुगल ले गए, नहीं मानता। हजारों साल तो मुगल यही रहे थे। आनंदगिरी साहब, एक रिएक्शन आपसे और चाहूंगा, ब्रेक का वक्त है। आपके हिसाब से अब जो तर्क हो रहा है, जो प्रश्नों का आदान प्रदान हो रहा है, अब आपकी सोच के हिसाब से कौन सी थ्योरी ज्यादा करीब आपको लगती है? निश्चित तौर पर जो अभी महोदय बोल रहे थे, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि सोना अक्षुण होता है, कभी नष्ट नहीं होता है। और वो जितना भी भारतीय संस्कृति ने, जो भारतीय मनुष्य ने जो पहले एकत्रित किया था स्वर्ण की खोज करके, साइंस के बनने से पहले स्वर्ण की खोज भारत ने की थी और पूरे विश्व को सोना भारत ने दिखाया। मान जी, मैं आपको बीच में रोकने की धृष्टता कर रहा हूं। इस वक्त हमारे साथ AK सिंह साहब मौजूद हैं। आप फॉर्मर डायरेक्टर हैं ASI के। सिंह साहब, स्वागत आपका समाचार प्लस पर। सिंह साहब, ये जो तमाम तरह की चर्चाएं चल रही हैं, इन चर्चाओं में अगर मैं आपसे फौरी तौर पर आपके अनुभव के आधार पर टिप्पणी करने को कहूं तो क्या कहेंगे आप? देखिए, मूल बात यह है कि पहली बात तो ये पुरातात्विक अनुसंधान या सर्वेक्षण या उत्खनन जो है किसी खजाने की खोज के लिए नॉर्मली नहीं किए जाते। और जो जहाँ की डोडिया खेला की बात जहाँ चल रही है, वो एक पुरातात्विक स्थल है। और इस प्रयास से ये जरूर उजागर होगा, जिस तरह से भारतीय पुरातत्व ने काम करने की योजना बनाई है, कि उस स्थल की विशेषता, उसके जो डिटेल्स हैं, कल्चरल सीक्वेंस है, वो सभ्यता, वहाँ पे जो संस्कृति है या जो अवशेष है वो कितने प्राचीन है, कैसे कैसे उस पूरी साइट का कैसे डेवलपमेंट हुआ है, ये सब सारी चीजें पता लगेंगी। और अगर वहाँ कोई खजाने की बात अगर है भी, वैसे तो बड़ा नामुमकिन सा लगता है, मुमकिन नहीं लगता ये, लेकिन फिर भी अगर जो कुछ भी अगर मिले है, अगर मान लीजिए वहाँ, तो वो भी मिलेगा साथ में अवशेषों के साथ साथ। और ये पता ये भी लग पाएगा कि कब वो खजाना रखा गया है, या ऐसा धरोहर कब की है, प्राचीन है, क्या है। सिंह साहब, आपने अपने जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण और बड़ा हिस्सा ASI की सेवा में बिताया। आप डायरेक्टर रहे, सबसे ऊंची कुर्सी पर पहुंचे। मैं सिर्फ एक चीज पूछना चाहता हूं, क्या आपके जीवन काल में ऐसी कोई घटना हुई जिसमें कभी गड़ा हुआ धन मिला हो, सोना चांदी जवाहरात हीरा मिला हुए हो? व्यावसायिक अनुभव है वो करीब 40 वर्षों का है। और 40 वर्षों में मैंने कभी भी, मुझे न सुना, न मैंने पढ़ा और न मैंने खुद किया कि कभी इतना बड़ा खजाना कभी मिला हो किसी उत्खनन से। क्योंकि जो हड़प्पा कालीन सभ्यताओं से लेकर के और मुगल कालीन तक, मतलब इतना बड़ा खजाना कभी जो है खुदाई से तो नहीं मिला। सिंह साहब, लेकिन मेरा अनुभव ये कहता है, अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे मैनेजिंग एडिटर हमारे साथ हैं, हम सबका अनुभव ये कहता है कि आज तक भारतवर्ष में कभी ऐसा नहीं हुआ कि जब किसी सपने के आधार पर ASI जैसी एक महत्वपूर्ण संस्था को डिप्यूट किया गया हो खुदाई करवाने के लिए। देखिए, इसको थोड़ा सा मोड़ दिया गया है कि ये खजाने की खुदाई के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को इस काम के लिए लगाया गया है। अच्छा। मेरा अपना मानना है कि इससे थोड़ा अलग हट के भी सोचना चाहिए, क्योंकि जो अवशेष जो भी प्रकाश में अभी तक आए हैं, जो सर्वेक्षण भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने अभी तक किया है, 2 बार उनकी टीम गई है और जो भी साइट का एग्जामिनेशन किया है, उसके आधार पर इस बात का तो प्रमाण
है ही कि वो पुरातात्विक स्थल है, गंगा के किनारे है, जहाँ की तमाम सारी बस्तियां यानी कानपुर, उन्नाव, फतेहपुर, इलाहाबाद, बनारस, मिर्जापुर, वो सारा पूरा जो बेल्ट है वो पुरातात्विक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगर यहाँ वहाँ पे काम अगर होता है तो पुरातात्विक और ऐतिहासिक भी बहुत सारी जानकारियां मिलने की पूरी संभावना है। सिंह साहब, ये जरूर है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने जो है वहाँ पे खजाने को इसको थोड़ा सा मोड़ दिया दिया जाना। सिंह साहब, मैं चलिए सिंह साहब, आपकी संतुष्टि के लिए मैं ये कहता हूँ कि एएसआई वहाँ जा रही है पुरातात्विक महत्व के अवशेषों के खोज में। जी ठीक है सिंह साहब, एक ट्विस्ट यहाँ पर ही है, जिस मोड़ की आप बात कर रहे हैं मैं उस मोड़ पर ही खड़ा होकर आपसे सवाल पूछता हूँ। क्या एएसआई की तरफ से, एएसआई के सूत्रों के हवाले से जो जब सॉइल एग्जामिनेशन हुआ, जब सॉइल टेस्टिंग हुई, मिट्टी का परीक्षण हुआ, तब ये बयान दिया गया कि साहब फौरी तौर पर सॉइल एग्जामिनेशन के बाद धरती के 20-25 फीट नीचे सोना होने की संभावना नजर आती है? क्या ये बयान एग्जैगरेटेड वे में दिया गया? देखिए, मैं आपको बताऊं कि वहाँ GPRS सर्वे हुआ था, उसका सर्वेक्षण जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने किया था उसका, और उसकी जो भी एनालिसिस है उसके आधार पे उनका ये कहना है कि 20 मीटर सतह से 20 मीटर नीचे कोई एनोमलीज मिल रही हैं, और एनोमलीज जो मिली हैं उससे यह तो पता बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता है कि वो सोने का है या वो तांबे का है या सिल्वर का है या कुछ है, कुछ मेटल है 20 मीटर नीचे, कुछ एक मेटल जैसी चीज है। हाँ, वो पत्थर है या क्या है, मतलब ये बड़ा डिफिकल्ट होता है। और फिर भी वो भी उस सरफेस से 20 मीटर यानी 60 फीट नीचे। सिंह साहब, अब आपके बयान के बाद मेरे मन के भीतर कुछ एक उत्तेजना भी आ रही है और जिज्ञासा भी आ रही है। एक शोभन सरकार नाम के एक देव पुरुष जिन्हें कहा जाता है, ऐसी मान्यता है, अगर एक व्यक्ति एक पिन पॉइंटेड वे में 10 बाई 10 की उस जगह पर यह कहता है कि मुझे सपना आया और आप यहां पर खोदिए सोना है, और जो GPRS या रिमोट सेंसिंग या जो भी तमाम टेक्नोलॉजी जो है आपके पास, उससे ये साबित होता है कि साहब 20 मीटर नीचे कुछ है जो धातु का है। अब वो धातु क्या है, गॉड नोज। तो क्या हम नहीं इतना तो मानेंगे, वो सपना केवल मजाक नहीं था। हाँ, देखिए मैं आपको ये बात बताऊं कि जो भी बातें सरकार साहब ने कही हैं या किसी और सज्जन ने कही है, इसके पर मतलब उसको जो भी इंफॉर्मेशन है उसको स्क्रीन करना भी जरूरी होता है। पहली बात तो आप ये कहें कि 10 बाई 10 के एरिया में क्या 1000 टन सोना आ सकता है? नहीं, 10 बाई 10 शोभन सरकार ने नहीं कहा, ये बोलने की बात है सर। ये उदाहरण के तौर पर उन्होंने जगह को पिन पॉइंट किया। हाँ, तो मेरा जगह तो 8 एकड़ की है, मुझे पता नदी किनारे है। मेरा ये कहना है कि 1000 टन सोना कहीं अगर हम रखेंगे तो उसके लिए बहुत बड़े एरिया की आवश्यकता होगी। अगर 1 किलो सोना है, 1 किलो सोने को केवल 1 किलो सोने को अगर आप 1000 से गुणा करें और उसको फिर 1000 से गुणा करें, तब जाके आपको मतलब तो वॉल्यूम कितना होगा, उसका टोटल वॉल्यूम बहुत बड़ी जगह चाहिए होगी। इतना सामान चाहिए, कम से कम उसको 10,000 एकड़ चाहिए जमीन। जी हाँ, तो ये भी तो सोचिए कि जो आप इनकी इंफॉर्मेशन जो भी हमारे पास आ रही है उसको स्क्रीन करने का भी हमारा दायित्व है। ठीक है, वो गलत है बिल्कुल, जो बोल रहे हैं 10 बाई 10 में मिलेगा, बिल्कुल गलत है। अरे मैं उदाहरण के तौर पे बोल रहा हूँ, आप तो वो उदाहरण इस चर्चा को रोचक बनाने के लिए उस उदाहरण का इस्तेमाल किया। 10 में हमने नापने नहीं बोला, सिर्फ अगर उन्नाव के पास अगर जियोलॉजिकल सर्वे कोई भी होगी तो उसमें कोई मेटलिक के चांसेस रहेंगे ही रहेंगे। हाँ, बिल्कुल रहेंगे। और देखिए बहुत, लेकिन कोई ये कहता है कि सोना है तो गलत है, बिल्कुल गलत है। टेस्टिंग रिपोर्ट में ही पता लगेगा। अच्छा, मेटल भट्ट साहब, मेटल के चांसेस क्यों होंगे? हाँ, ये वहाँ उन्नाव के पास है। अच्छा, आयरन ओर है, आयरन ओर या मेटल ओर है? आयरन ओर है, मैग्निक ओर है। अच्छा, मैग्नेटिक तो आगे ही होगा जी। वहाँ उस क्षेत्र में न तो आयरन है, नेचुरल फॉर्मेशन कोई आयरन का भी नहीं है, न तो कॉपर का है, न गोल्ड का है, न सिल्वर का है। मैग्नीज है वहाँ पर। मैग्नीज भी नहीं कह सकते, ऐसा बड़ा उन्नाव में कोई खनिज संपदा नहीं है भाई। अरे आपका अपने भट्ट साहब उन्नाव बिल्कुल भट्ट साहब, हम यहाँ पर नेचुरल फॉर्मेशन की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। ये तो ह्यूमन फॉर्मेशन है बेसिकली।
नहीं, किसी व्यक्ति ने दबा दिया है, ये बात हो रही है। नेचुरल फॉर्मेशन की बात नहीं हो रही है, ये कुदरत के द्वारा बनाया गया और नहीं है। नेचुरल फॉर्मेशन के आधार पर तो उन्नाव से लेकर फर्रुखाबाद तक की पूरी बेल्ट में कहीं कोई खनिज संपदा है ही नहीं। लाइव स्टॉक कहां से आ गया भाई? आप सिंह साहब ASI वालों से पूछिए, आप ना उन्हीं से पूछ लिया, भट्ट साहब उन्हीं से पूछा। डायरेक्टर